तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्फ एस्टीम, यानी कि जो है आत्म प्रतिष्ठा क्या होती है। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, इसका कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से ये बाकी सारी चीज़ों से अलग होता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी हम पढ़ चुके हैं कि अपने ऊपर किस तरीके से हम नियंत्रण रख सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो इसी तरीके से सेल्फ एस्टीम भी हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करना है। तो बेटा अगर हम सेल्फ स्टीम के बारे में बात करें, यानी कि आत्म प्रतिष्ठा के बारे में बात करें, तो कह रहे हैं आत्म प्रतिष्ठा का जो संबंध होता है उस सीमा से होता है जहाँ तक हम स्वयं को स्वीकार करते हैं या हम स्वयं का कितना मूल्य समझ पाते हैं। मतलब अपने आप को हम किस तरीके से स्वीकार कर पा रहे हैं, अपनी बैड चीज़ों के साथ साथ गुड चीज़ों के साथ साथ इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा सेल्फ स्टीम होता है। यानी कि खुद को लेकर एक प्रतिष्ठा होती है जो हमारे मन में डेवलप्ड होती है। वो किसी भी तरीके से डेवलप हो सकती है, तो हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया है या किसी दूसरे के साथ हमने जो अपने आप के कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। तो कह रहे हैं आत्म प्रतिष्ठा में हमेशा मूल्यांकन की डिग्री होती है और हमारे स्वयं के बारे में नकारात्मक या फिर सकारात्मक विचार दोनों शामिल होते हैं। तो जब भी आपकी सेल्फ स्टीम के बारे में हम बात करेंगे, आत्म जो है प्रतिष्ठा के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा दोनों पहलुओं को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। और इसके साथ साथ हमेशा जो है कंटिन्यूटी में जो है डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन हमारे साथ रहता है, यानी कि मूल्यांकन की इकाई को हम हमारे दिमाग में रखते हुए तब ये सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि देखो अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मूल्यांकन का डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम मूल्यांकन नहीं करते रहेंगे अपना, तो किस तरीके से हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो सकारात्मक चीज़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक हम एक प्रतिष्ठित बोलते हैं ना कि व्यक्ति बन गए, एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति बन चुके हैं, एक एस्टीम्ड पीपल बन चुके हैं, तो वो जो है किस तरीके से कंप्लीट हो पाएगा, बिना इस मूल्यांकन के नहीं हो सकता। तो हमारा ध्यान सबसे पहले तो ये रहता है कि जब भी हम किसी भी सेल्फ स्टीम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो आत्म प्रतिष्ठित है, तो उसका हम तरीका जब नोटिस करते हैं तो ख़ास तौर से यही देखने के लिए आता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है उसने अपना मूल्यांकन टाइम टू टाइम जो है कंप्लीट किया होगा या फिर कर सकता है। कह रहे हैं आत्म प्रतिष्ठा आत्म मूल्य के समान है, अर्थात कोई व्यक्ति स्वयं को कितना ज़्यादा समझ पा रहा है, कितनी अपनी वैल्यूज़ मानता है, कितनी अपनी वैल्यू अपनी इम्पोर्टेंस अपनी नज़रों में रख पा रहा है। सही है, चाहे वो पैदा हुआ था उस वक्त है या फिर पैदा होने से लेके अब तक वो कितना कुछ सीख चुका है, उसके अंदर सारे के सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे। लेकिन इंसान ने अपने आप को कितना ज़्यादा सही समझा है, तो वही क्या कहलाई जाती है बेटा, आपकी आत्म प्रतिष्ठा कहलाई जाती है, यानी कि सेल्फ स्टीम कहलाए जाते हैं। ख़ास तौर से सेल्फ स्टीम पीपल जो हैं अपनी वैल्यूज़ पर और अपने आप पर काफ़ी विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, हमारी आइडेंटिटी के लिए, समाज में हमारा एक स्थान बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करेगी। कह रहे हैं ये दिन प्रतिदिन बदलती रहती है या हर साल बदलती है, परंतु आत्म प्रतिष्ठा जो होती है वो शैशव काल से विकसित होने लगती है और बनने तक ये विकसित होती रहती है, जब तक हम जो है बड़े नहीं हो जाते या फिर जब तक हम जो है अडल्ट नहीं हो जाते, सही है, बुढ़ी नहीं हो जाते हैं, या हम एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंच जाते जहां हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। तो जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारा ये जो आत्म प्रतिष्ठा है वो बन जाती है। अब इसको प्रभावित करने वाली भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला होता है स्वयं को योग्य समझना, जब उसे प्यार दिया जा रहा हो, सही है, अपने आप को जो है स्वयं को योग्य समझना, सही है, जब उसे प्यार दिया जा रहा हो। फीलिंग्स खास तौर से लव्ड, कोई बच्चा जब कुछ उपलब्ध करता है तब वह उसी उपलब्धि के साथ खुश हो जाता है, सही है, लेकिन तब भी उसे प्यार नहीं किया जाता, तब बालक निम्न आत्म प्रतिष्ठा का अनुभव करता है। इसी प्रकार जब कोई बालक ये महसूस करता है कि उसे प्यार किया जा रहा है परंतु वह योग्य नहीं है, संदेह है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है प्रतिष्ठा रहती है, लेकिन निम्न प्रतिष्ठा रहेगी। और जब एक उत्तम संतुलन बनाया जाता है और जो एक व्यक्ति है उसको पुरस्कार भी दिया जा रहा है, उसने कुछ उपलब्धियां हासिल भी की हुई हैं, कुछ चीज़ें विकसित भी की हुई हैं, तो ऐसे केस में जो बच्चा है उसके अंदर जो है आत्म प्रतिष्ठा अपने आप क्या हो गई है, पूरी की पूरी विकसित हो गई है। तो ऐसे चीज़ों पर जो है ध्यान देना पड़ता है। कह रहे हैं आत्म प्रतिष्ठा की पद्धतियाँ प्रारंभिक जीवन में ही विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। कह रहे हैं अगर हम देखें प्रयास के पश्चात सफलता का जो है संप्रत्यय प्रारंभ शुरू हो जाता है और प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जो है आत्म प्रतिष्ठा ठीक तरीके से जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है, मीन्स डेवलप ऑलमोस्ट हो ही जाती है। कह रहे हैं आत्म प्रतिष्ठा, आत्म दक्षता और मास्टरी और आत्म पहचान, सेल्फ स्टीम की बात करें, सेल्फ एफिशिएंसी की बात करें, मास्टरी की बात करें या फिर सेल्फ आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करें, सभी
आत्म संप्रत्य के अंश होते हैं और आत्म प्रतिष्ठा का आमतौर पर एक स्वतंत्र और हस्तक्षेप के रूप में विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि इंसान अपने आप पर कितना भरोसा कर पा रहा है, अपनी चीज़ों को कितना जज कर कर वो एक स्थान पर पहुंच पाया है जहां वो कह सकता है कि हाँ जी, उसने कुछ कंसेप्ट्स को या फिर कुछ चीज़ों को जो है अपने माइंड में रखा हुआ है। जैसे जो माता पिता होते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन और प्रसन्नता का प्रदर्शन करके उनमें कई क्षेत्रों में स्वस्थ आत्म प्रतिष्ठा का विकास करते हैं। कभी कभी आप माता पिता को भी देखोगे कि वो इनकरेज करते हुए नज़र आते हैं, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ कहते हुए नज़र आते हैं। तो जब वो अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, तो इनकरेज करने का बेटा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब वहाँ पर यह है कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो आने वाले जीवन में और सारी चीज़ें भी करनी शुरू कर दें। अब इस केस में होगा क्या, फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि बच्चा जो है अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएगा और प्रतिष्ठित होने लग जाएगा। मतलब उसके अंदर अपने आप को लेकर एक कंट्रोल भी आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं थोड़ी सी विकसित होनी शुरू हो जाएंगी उसकी। अब साइन ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी सेल्फ स्टीम, अच्छा चीज़ें आ पा रही हैं बच्चे के अंदर या बुरी बर्ताव आ पा रहा है, उसको उतार चढ़ाव को समझने के लिए भी दो तरीके का सेल्फ स्टीम होता है। एक होता है आपका नकारात्मक और एक होता है आपका सकारात्मक। जो सकारात्मक होगा उसको हम हेल्दी बोल देते हैं, जो नकारात्मक होता है उसे हम अनहेल्दी बोल देते हैं। जैसे कह रहे हैं, निम्न आत्मप्रतिष्ठा वाले बच्चे नई चीज़ों के बारे में प्रयास नहीं करते और स्वयं के बारे में नकारात्मक रूप से बोलते रहते हैं। जैसे कि मैं ही स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं ये काम कर नहीं सकता हूँ, मुझ पर सब हंसते रहेंगे, अगर मैं पार्टिसिपेशन करूँगा तो भी लोग मुझ पर हंसेंगे और हंस हंस के जो है मुझसे कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं सारी के सारी कहीं ना कहीं सही है, बच्चे को क्या करती है बेटा, आत्म प्रतिष्ठित बना रही है। लेकिन वो जो आत्म प्रतिष्ठा है वो क्या है, निम्न है। तो जो निम्न वाली होती है वो अनहेल्दी कहलाई जाती है। सही है बेटा, सही है बेटा। तो ये तो होगा आपके अनहेल्दी वाला। सही है, वो फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभी अपने निकाल देते हैं। और वहीं पे अगर हम देखें, निम्न आत्म प्रतिष्ठा वाले बच्चे अपनी कमी को अस्थाई स्थायी मानने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कमी कभी भी हमारे अंदर से जो है बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन एक होते हैं स्वस्थ आत्म जो है प्रतिष्ठा वाले बच्चे, जो दूसरों के कंपैरिजन में खुद से काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ इनकरेज्ड रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। सही है, इंडिपेंडेंट फील करते हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ऐसे बच्चे जो हैं प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास होता है कि अगर हम किसी परेशानी में या फिर किसी ऐसी कंडीशन में फंसे हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो लोग प्रॉब्लम से निकल कर थोड़ा आगे का रास्ता चूज़ करने लग जाते हैं। मानसिक रूप से भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी जो प्रवृत्ति होती है मानसिक रूप से वो भी थोड़ी सी सही होती है और बच्चों के कंपैरिजन में। और बच्चों को कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे बच्चों को दिक्कत होते हुए भी लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है अपनी चीज़ों को हैंडल करते हुए जो है नज़र आ ही जाते हैं, किस तरीके से वो जो है हैंडल कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें भी आपको लगेगी। इनमें जो है आशावाद की भावना भी पनपने लग जाती है, जो आपके हेल्दी वाले होते हैं। लेकिन जो अनहेल्दी यानी कि जिनको हम जो है निम्न आत्म प्रतिष्ठा के नाम से कहकर आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा ये रहता है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं जी, उनमें अगर कोई कमी है तो वो कमी बरकरार ही रहेगी, वो कमी कहीं नहीं जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, कैसा है क्या है। तो देखो यहाँ पर सिंपलिसिटी टेबल बनाई हुई है। आत्म प्रतिष्ठा वो भी दो तरीके की, एक स्वस्थ वाली और एक आपकी जो है अस्वस्थ। तो स्वस्थ में क्या होगा, दूसरों से अंतर क्रियाएँ करते हैं, अंतर क्रियाओं में मज़े लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है क्या नाम है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी की या फिर डीमोटिवेटेड रह रहे हैं, उत्साहित रहते हैं, प्रोत्साहन उनके अंदर रहता है, गतिविधियों में आनंद लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई काम ज़बरदस्ती बोझ बनाकर उनसे करवाया जा रहा है। वो किसी भी काम को अगर करते हैं तो आनंद लेकर ही करते हैं। चुनौतीपूर्ण चीज़ों को भी हैंडल करने में उनका जो है काफ़ी विशेष योगदान रहता है। घबराते नहीं हैं अगर उनके सामने किसी तरीके की कोई चुनौतियाँ आ जाएँ तो। सही है, तो ये वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो है आशावादी होते हैं, गुणों में जो है अगर गुण उनके पास कम हैं तो उसके मतलब ये नहीं है कि वो जो है अपने आप को ऐसा मानेंगे, कभी उनके अंदर से वो दोष निकल नहीं सकते, दोषों को पूर्ति कर लेते हैं। सही है, नए प्रयास नहीं करते। जो अस्वस्थ वाले होते हैं स्वयं को नकारात्मक बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन के लिए सहनशीलता नहीं होती, आसानी से बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि मुझसे तो ये काम होगा नहीं, बिल्कुल भी। सही है, आलोचक होते हैं। सही है, अपने खुद के ही आलोचक होते हैं और दूसरों के भी आलोचक भी होते हैं। दूसरों को भी हमेशा डिमोटिवेट करते हुए नजर आएंगे। खुद में तो कुछ है नहीं लेकिन दूसरों को भी परेशान ही करते हुए नज़र आते हैं। फिर होता है स्वयं में निराश रहते हैं। सही, अपनी कमी को स्थायी मानते हैं और निराशावादी होते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह की कोई आशा नहीं होती, कोई उम्मीद की किरण उनके अंदर नहीं पाई जाती है। आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो आत्म प्रतिष्ठा का निर्माण किस तरीके से हम जो है बच्चों को एक आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो जागरूकता के साथ जीने का अभ्यास करवाएं। सही है, जो है प्रैक्टिस करवाएं, लिविंग जो है कॉन्शियस होने
होने चाहिए अपनी लाइफ को लेकर, किस तरीके से जो है कॉन्शियस होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए। जागरूक होने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनकी चीज़ों में कौन कौन सी कमी आ रही है। कोई अगर फीडबैक दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में टांग अड़ा दी और अब हम उसके ऐसे तैसे करके मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। वहाँ पर अगर आपके बारे में कोई इंसान कुछ कह रहा है तो उसके विचारों पर सोचना चाहिए कि अगर उसने ये वाली बात कही है तो किस लिए कही है, क्या उस बात का मतलब हमारी किसी चीज़ से निकल पा रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि वो चीज़ हमें पॉजिटिव लेनी चाहिए या उस चीज़ को हमें नेगेटिव लेना चाहिए, वो हम सोचने के बाद ही लेंगे। एकदम से सडनली हम ये नहीं बोल देंगे कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है आत्म स्वीकृता का अभ्यास। सही है, खुद को भी एक्सेप्ट करने की उनके अंदर जो है एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए बच्चों के अंदर। इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कराएं कि खुद को कैसे भी हों अपने आप को क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें हर कंडीशन में। ऐसा ना हो कि अपने आप को ही जो है जैसे दूसरा तो हमारा कोई साथ दे नहीं रहा, हम खुद ही अपने सपोर्ट में नहीं खड़े हुए, अपने आप को भी नेगेटिव बोल रहे हैं। किसी ने हमसे बोला भाई तू तो पागल है, तो हम भी कहते हैं हाँ भाई हम पागल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप के लिए जो है स्टैंड लेना आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए। आत्म उत्तरदायित्व का अभ्यास करना चाहिए। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे को उठानी आनी चाहिए। किस तरीके से अपने जो है चॉइसेस की चीज़ें अपनी क्रियाओं के लिए प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल रहे, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाए। इसके साथ जो है वो होता है आपका जो है आत्म अभिव्यक्ति का अभ्यास है। जैसे कि यहाँ पर देखें कह रहे हैं, इनमें बात होती है कि दूसरों के साथ व्यवहार किस तरीके का करना है, ऑथेंटिक रहना है, विश्वास बना के रखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप सबको ही झूठा मान रहे हैं, सबको बेकार मान रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है उद्देश्यपूर्ण तरीके से रहने का अभ्यास। सही है, हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ को उद्देश्य बना के रखें, ताकि उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही आप अलग अलग प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कोई चीज़ नहीं कर पाओगे। सही है जी, इतना आप जो है यहाँ पर देखें। नेक्स्ट है डिफरेंसेस और जो है क्या नाम है सिमिलरिटीज़ बिटवीन सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ स्टीम। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, अपने बारे में जानना। तो सेल्फ कंसेप्ट का ही एक पार्ट है सेल्फ स्टीम। तो ये दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टीम क्या है, यानी कि जो आत्म प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं जो है आत्म संप्रेता का ही एक अंश कहलाया जाता है, यानी कि उसी का एक जो है अपने आप में एक भाग है। कह रहे हैं अगर हम देखें वस्तुओं के बारे में सूचनात्मक पक्ष में, आत्म संप्रेता में आप जो कुछ है उसके तथ्य क्या हैं, आत्म प्रतिष्ठा के अंदर आप जो कुछ जानते हैं उसके बारे में आपका क्या अनुभव है, सिर्फ इतना फ़र्क आएगा। सही है, तो दोनों में सेल्फ तो इंक्लूड होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आपने अपने अनुभव बनाए हैं, अपने आप को आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक में आप जो है ओवरऑल चीज़ें आपके आसपास क्यों हैं, आप किसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आत्म विवरण किस प्रकार लिखा जा सकता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन यानी कि अपने बारे में बताना, अपना विवरण देना। तो आप किस तरीके से अपना विवरण दोगे, आत्म विवरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर कह रहे हैं आप कितने अच्छे लेखक हैं, लेकिन फिर भी आत्म विवरण का या स्वयं के बारे में लिखना बहुत ही कठिन हो जाता है। अपने बारे में कोई भी इंसान बहुत जल्दी से लिख नहीं पाता, क्योंकि कुछ का सोचना ये होता है कि मैं अपनी चीज़ों को इतनी जल्दी किसी दूसरे को कैसे बता दूंगा, कोई दूसरा किस तरीके से मुझे इतनी जल्दी सुन सकता है या मेरे बारे में चीज़ें जान सकता है। कभी कभी इन सारी चीज़ों की वजह से भी हम कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं, बता नहीं पाते। सही है। नेक्स्ट है संक्षिप्त रहिए, हमेशा ब्रीफ में बताने की कोशिश करें। सबसे पहले चीज़ ये, आपके संपूर्ण जीवन को एक ही पैरे में पूरा करने में बहुत कठिन होता है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी आप अपने बारे में बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल रहे हैं या आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल रही हैं, आपके दिमाग में वो सब होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कल्पना है तो कुछ रहने दें। सही है, कुछ ऐसा भी नहीं सब कुछ बता दें इमेजिनेशन में आपके जीवन इतिहास के बारे में, ताकि लोग आपसे आकर्षित होने के बजाय स्वयं से दूर कर रहे हैं। आप औरों को स्वयं के बारे में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न करें, ताकि वो जो है कहीं ना कहीं सोचे, इसी वजह से वो आपसे इंटरेस्ट ले पाएंगे। अगर पूरी कहानी आप ही बता दोगे सस्पेंस के साथ, क्लाइमेक्स के साथ, तो भैया इतना इंटरेस्ट किसी को नहीं आएगा। सही है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी छुपा के रखें जो कि इमेजिनेटिव हो, जो लोगों के अंदर जिज्ञासा को पैदा कर सके। ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, कुछ मिलावटी ना ऐसा ऐड करें जिसकी वजह से आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं पता नहीं आप पब्लिशर बन गए, आपने किताब लिख दी, राइटर बन गए हो, तो आप चाहते हो आपकी बुक्स बहुत ज़्यादा बिके, इस वजह से आपने उसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए, जो नहीं था वो भी ऐड कर दिया। तो ऐसा नहीं कुछ करना है, जो एक्चुअल है वैसे ही रहें, क्रिएटिव रहें लेकिन ऑनेस्ट भी रहें। सही है, संबंधित सूचनाएं दें, प्रेवलेंट इन्फॉर्मेशन दे दें, कहाँ से किस तरीके से आपने चीज़ों को जोड़ा है या अपने आप से मिलाया है। सही है, स्पेलिंग और व्याकरण पर ज़्यादा नज़र रखें और चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके लिखें, सिंपल लिखें, जितना हो सके सिंपल लिखें। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स वर्ड मीनिंग हर किसी को आते हैं, तो आप इजी से जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा सकते हो, लेकिन सब कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते। सही है, तो अपने विवरण को बहुत ही सरल ढंग से शुरू करें, अत्यधिक सूचनाओं से बेजिल ना बनाएं, बहुत अधिक शब्दावली का भी उपयोग ना करें। सही है, कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें जो कि धीमे धीमे और जो है सरल रूप से ही चीज़ें जो हैं वो
समझ में आ जाएँ, कोई शिकायत नहीं हो, सही है, नो कंप्लेन होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उन लोगों के संबंध में रखना चाहिए या उनसे व्यवहार करना नहीं चाहते जो बार बार शिकवे या फिर शिकायत करते हैं, तो अपने बारे में लिखने में कोई शिकायत ना करें कि भाई मेरे साथ इस वजह से ये नहीं हुआ था या उस वजह से ये नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, सही है। प्रसन्नतापूर्ण बातों की चर्चा कर सकते हैं, सही है। शिकायत आदि का त्याग कर सकते हैं, उनके स्थान पर उन बातों को आत्म विवरण में शामिल कर सकते हैं, सही है। फिर होता है आपका नेक्स्ट है चाइल्डहुड का मतलब क्या है, शिशु अवस्था क्या होती है। तो शेष अवस्था क्या होती है, बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे बाल्यकाल कहते हैं, सही। शिशु अवस्था के बाद खासतौर से हम यहाँ पर बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं और बाल्यावस्था में समाज का किस तरीके से जो है एक वितरण हो पाता है या फिर समाज को कितना बच्चा समझ पा रहा है, यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम सिंपली देखें तो बाल्यावस्था जो है आपकी 4 साल के बाद से ही स्टार्ट होती है, जब आप बच्चे कहलाए जाते हो। तो बहुत छोटे बच्चे की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। चाइल्डहुड भी 2 तरीके का होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। तो आप 5 साल से समझें, 5 साल से लेकर 12 वर्ष तक के जो है मध्य की आयु के बच्चे जो हैं वो बाल्यकाल के अंदर माने जाते हैं। 5 साल के प्रवेश करते ही बच्चा एकदम शेषवत से निकलकर बाल्यकाल में एंटर करता है और 12 साल के बाद डायरेक्टली वो जो है एडोलेसेंस वाली स्टेज में एंटर करता है, जहाँ पर बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि बच्चा अपने बचपन को जीना और ख़ास तौर से उसकी आंतरिक क्रियाएँ जो होती हैं, जो शैक्षिक क्रियाएँ हैं या फिर शारीरिक क्रियाएँ हैं, जो बच्चे का नैतिक विकास है, वो तेज़ी से अगर हम चाहें तो बाल्यावस्था में करा सकते हैं। तो कम से कम शारीरिक क्रियाओं का तो विकास हम बाल्यावस्था में करा ही सकते हैं। इवन ऐसा बोला भी जाता है कि बच्चा जब 5 साल का हो जाए तो उसे बहुत अच्छी तरीके से भोजन वगैरह खिलाना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक और मानसिक रूप से जो है उनका काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका विकास काफ़ी हद तक हो जाता है बच्चों के अंदर। अब वहीं अगर हम बात करें तो समाज में अपने स्वयं की बाल्यावस्था की समझ किस तरीके से होती है, तो कह रहे हैं बाल्यकाल में बालक की सामाजिकता बहुत व्यापक रूप धारण कर लेती है। अब वह घर के जो है संकुचित वातावरण से निकलकर सामूहिक जीवन का सदस्य बनने लग जाता है। इस काल की जो है प्रमुख विशेषता ये होती है कि समूह शक्ति, ये अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक सहयोग से अधिक सहारा लेता है, सही है। सहयोग का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चा कोई काम अकेले नहीं करेगा, समूह में करने लगता है। अपने घर को छोड़कर स्कूल्स में जाना शुरू करता है, इंस्टीट्यूट में जाना शुरू करता है, वहाँ से चीज़ें सीखना शुरू करता है, अडेप्ट करना शुरू करता है। और जब बच्चा वहाँ से चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू करता है तो बच्चे का सामाजिक विकास निरंतर जो है वो बदलने लगता है, क्योंकि बच्चे ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने एनवायरनमेंट को छोड़ दिया, तो उसका जो एक कम्फर्ट जोन था, बच्चा अपने कम्फर्ट जोन को छोड़कर थोड़ा सा उससे बाहर आने की कोशिश करता है। अब जब बच्चा अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आएगा तो उसके बाद आपको पता ही है कि वो किशोर अवस्था में चले जाता है, यानी कि जो है एडोलेसेंस में चले जाता है। और बाल्यकाल का ये जो 7 साल से लेकर 12 साल का जो टाइम पीरियड होता है, इसको गैंग आयु के नाम से जाना जाता है, गैंग एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि बच्चे समूह में काम करने लग जाते हैं। बच्चों को कोऑपरेशन सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब क्या आयु के बढ़ने के साथ साथ जो है झगड़े भी होने लगते हैं, झगड़े कम होने लगेंगे, सामाजिक चीज़ों को ज़्यादा समझने लग जाएंगे। उल्टा बोल दिया वैसे तो किताबी तौर पर अगर हम ना चलें तो रियलिटी में तो यही होता है बेटा, जैसे एज बढ़ती है उतना ज़्यादा झगड़े होते हैं आपके। बड़े हो जाओगे, एजुकेटेड हो जाओगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एरिया का माहौल या आपके पीयर ग्रुप्स कुछ ऐसे हो जाते हैं जो आपको बिगाड़ने में या फिर उद्दंड तत्वों के रूप में आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर बंटाधार हो जाती है बेटा, है ना। तो बाल्यकाल में इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि समूह में अगर बच्चा वर्क कर रहा है तो समूह ऐसा ना हो जहाँ से वो नकारात्मक चीज़ों का ग्रहण करना शुरू करें, सही है। तो माता पिता पर भी जो है, माता पिता का बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो बेटा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, सही है। किस तरीके की हमारी संस्कृति है ना, वो हमारे माता पिता से ही हमारे अंदर आएगी। तो पेरेंट्स का चिल्ड्रन पर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। कह रहे हैं सबसे अधिक प्रत्यक्ष वातावरण बच्चों को प्रभावित करता है वह घर और परिवार का होता है, सही है, जिसमें माता पिता शामिल होते हैं। 2 प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व को उन तरीके के स्वरूप प्रदान कर सकते हैं जिनमें व्यवहार और प्रतिक्रिया शामिल होती हैं। एक तो माता पिता जो है एक ऐसा जो है रूप तैयार कर देते हैं बच्चों का कि जिससे ये पता लगता है कि हाँ, अगर कोई बाहर से बड़ा आ रहा है या कोई रिलेटिव आ रहा है तो उसकी क्रिया के प्रति कौन सी चीज़ों का रिस्पॉन्स बच्चा शो करेगा। अब जैसे कोई हमें अगर नमस्ते कर रहा है या सलाम कर रहा है या पैर छूना है हमें, तो जब तक हमारे माता पिता हमें वो चीज़ नहीं सिखा पा रहे हैं तो हमारे व्यवहार के अंदर वो चीज़ें नहीं डलेंगी। तो एक बच्चे का स्वरूप तैयार करने का जो पहला काम होता है ना, शेपिंग का, वो माता पिता का होता है, जिससे उनके रिस्पॉन्सेस के बारे में पता लगता है कि बच्चा कौन सा रिस्पॉन्स दे देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है माता पिता अपने बच्चों के विकास के उन संदर्भों का चयन करके भी प्रभावित करते हैं जिसके सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। जैसे बाहर की व्यवस्था कैसी है, कार्यक्रम जिन्हें देखने की वे इजाज़त देते हैं, अन्य बच्चों को अपने साथ देखने के आगे देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जैसे माता पिता कुछ बाउंड्रीज़ लगा लेते हैं। अगर उन्हें कोई फ्रेंड पसंद नहीं आता तो साफ मना कर देते हैं, नहीं जी आप इनसे नहीं बोलोगे, इससे बात नहीं करोगे, इससे बात करोगे, ये वाला कार्टून नहीं देखना, वो कार्टून देखना है, न्यूज़ नहीं देखनी, डिस्कवरी चैनल देखने हैं, आपको पजल गेम्स देखने हैं, आपको ये करना है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों पर रोक रुकावट लगा कर भी बच्चों के बाल्यकाल को प्रभावित करती हुई नज़र आती हैं। तो ये पॉजिटिव वे में भी कर सकती हैं और नेगेटिव वे में भी कर सकती हैं।
सकती हैं। ये वाली चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो यानी कि बाल्यकाल में देखो, शिशुअवस्था में तो अगर हम बात करें, शिशुअवस्था में जहाँ पर बच्चा छोटा है, 4 साल तक का है, तो वहाँ तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा केयर की नीड होती है, सही है, माता पिता के। लेकिन अगर मानसिक रूप से देखें हम, तो बाल्यकाल काल में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी नीड महसूस की जाती है, इन सारी चीज़ों से रिलेट करती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप इतना कंप्लीट करेंगे, और जो आगे के इफ़ेक्ट वगैरह हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे बेटा।